दोस्तों, आज हम जिस ऐतिहासिक स्रोत सामग्री का विश्लेषण करने वाले हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप के आर्थिक इतिहास को एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो काफी विवादित नजरिए से देखता है। अक्सर हम इतिहास की किताबों में एक सेट नैरेटिव पढ़ते हैं, राइट? लेकिन ये स्रोत एक ऐसी नई बहस छेड़ता है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर इन दावों में क्या है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो ये आर्टिकल उठाता है वो ये है, भारत के धन की असली निकासी या ड्रेन आखिर शुरू किसने की। इस स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि देश से भारी मात्रा में धन का बाहर जाना ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। ये क्लेम अपने आप में काफी दिलचस्प है और डेफिनेटली हमें इतिहास को एक नए लेंस से देखने का निमंत्रण देता है। देखिए, हम सब ने ब्रिटिश ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में जरूर पढ़ा है। अर्थशास्त्रियों ने इसे बहुत डिटेल में डॉक्यूमेंट भी किया है। लेकिन जो स्रोत आज हम देख रहे हैं वो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करता है, मुगल निकासी। इस आर्टिकल के मुताबिक भारतीय धन का ये निष्कर्षण असल में इस्लामी आक्रमणकारियों और बाद में मुगल राजवंश के आने के साथ ही शुरू हो गया था। उनका मानना है कि ये धन लगातार उनके मूल स्थानों और पवित्र शहरों की तरफ फ्लो करता रहा। तो इस पूरी थियरी को ठीक से समझने के लिए हम इस स्रोत को 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, मूलधन निकासी। दूसरा, हज का स्टेट स्पॉन्सरशिप। तीसरा, शाही खजाने का निर्यात। चौथा, एक परजीवी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट। और आखिर में अकाल और कृषि पतन। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, मूलधन निकासी, खलीफाओं से लेकर बाबर तक। आर्टिकल कहता है कि मुगलों के पूरी तरह से स्वतंत्र होने से पहले ही शुरुआती इस्लामी आक्रमणों के समय से भारत का पैसा दमिश्क, बगदाद और काहिरा जैसे शहरों में बैठे इस्लामी खलीफाओं को श्रद्धांजलि के रूप में भेजा जाता था। स्रोत के हिसाब से यही वो वक्त था जिसने मुगल काल के आर्थिक मॉडल की नींव रखी। अब इस दौरान कितना पैसा इकट्ठा हो रहा था, इसका अंदाजा आप मशहूर इतिहासकार अबुल फजल के इस कोट से लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि उस दौर में केवल पैसा सुरक्षित रखने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 12 खजानों की जरूरत पड़ती थी। उनके अपने शब्दों में कहें तो इन खजानों का विस्तार इतना ज्यादा है कि मैं इसका ठीक से विवरण भी नहीं दे सकता। मतलब हम लिटरली उस वेल्थ की बात कर रहे हैं जिसे गिनना उस वक्त के इतिहासकारों के लिए भी नामुमकिन सा था। लेकिन सवाल यह है कि इस अथाह दौलत का हुआ क्या। स्रोत बताता है कि पहले मुगल सम्राट बाबर ने लोदी को हराने के बाद आगरा का खजाना लगभग खाली ही कर दिया था। ये पैसा कहाँ गया? समरकंद, खुरासान, मक्का और मदीना। वहां ये धन रिश्तेदारों और धार्मिक लोगों को उपहार स्वरूप भेज दिया गया। यहां तक कि काबुल में रहने वाले हर एक इंसान को एक चांदी का सिक्का, जिसे शाहरुखी कहते थे, वो बांटा गया। इस लिमिटलेस जेनरोसिटी के वजह से बाबर को कलंदर का टाइटल तो मिल गया, क्योंकि स्रोत कहता है उन्होंने अपने खुद के लिए कुछ बचाया ही नहीं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है हज का प्रायोजन यानी राज्य वित्त पोषित धार्मिक यात्राएं। स्रोत के पास इस बात का डेटा है कि कैसे लगातार कई मुगल सम्राटों ने सीधे सरकारी खजाने से इन बड़ी यात्राओं को फंड किया। अगर हम आर्टिकल की इस टाइमलाइन को देखें तो नंबर्स काफी दिलचस्प हैं। 1573 में अकबर को गुजरात के सूरत बंदरगाह का एक्सेस मिलता है और सिर्फ 3 साल बाद 1576 में एक हज कारवां के साथ 6 लाख रुपए का भारी भरकम दान भेजा जाता है। हालांकि 1582 आते आते मक्का और दरबारियों के बीच करप्शन इतना बढ़ गया कि इन टूर्स को रोकना पड़ा। पर यह पॉज परमानेंट नहीं था। 1622 में जहांगीर ने हज फंडिंग को फिर से शुरू कर दिया। अब सिर्फ 6 लाख रुपए सुनने में शायद आज उतना बड़ा ना लगे, तो इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। 1576 में मक्का भेजे गए इस 6 लाख रुपए के दान का कंपैरिजन अगर हम उस वक्त के एक आम रथ चालक की इनकम से करें, जो कि सिर्फ 3 रुपये 50 पैसे महीना थी, तो डिफरेंस माइंड बॉगलिंग है। सोचिए, एक आम मजदूर की आमदनी के आगे ये धार्मिक दान कितने विशाल थे। और ये नंबर देखिए, 2.5 लाख रुपए। स्रोत पॉइंट आउट करता है कि ये कोई साल भर का टोटल दान नहीं था। ये शाहजहां द्वारा मक्का भेजे गए महज एक सिंगल रत्न जड़ित मोमबत्ती स्टैंड की कीमत थी। मतलब हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक कैंडल स्टिक। ये क्लियरली हाईलाइट करता है कि किस लेवल की विलासिता और धन देश के बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। यही फ्लो हमें इस स्रोत के तीसरे मुख्य पॉइंट की तरफ ले जाता है, शाही खजाने का निर्यात। और यहाँ फोकस है सम्राट औरंगजेब के विदेशी दूतावासों पर किए गए खर्चों पर। 70 लाख रुपए।
आर्टिकल क्लेम करता है कि औरंगजेब ने अपने शासन के पहले 6 सालों के भीतर ही मुस्लिम देशों को लगभग 70 लाख रुपए भेज दिए थे। कॉन्टेक्स्ट चाहिए? उस जमाने में इंग्लैंड का जो कुल राष्ट्रीय राजस्व था, ये अमाउंट उसका लगभग 2 गुना था। जस्ट इमेजिन, इंग्लैंड की पूरी इकोनॉमी का डबल पैसा सिर्फ विदेशी ग्रांट्स में जा रहा था। तो क्या इस कूटनीति का कुछ रिटर्न भी मिल रहा था? फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर के ट्रैवल रिकॉर्ड्स पर बेस्ड ये डेटा देखिए। मुगल दरबार ने इथियोपियाई और उज़्बेक दूतावासों को 8,000 रुपये नगद, कीमती ब्रोकेड और जड़ाऊ खंजर गिफ्ट किए, और बदले में उन्हें क्या मिला? खच्चर की खाल, बैल के सींग, भूखे गुलाम और लंबे बालों वाले ऊंट। स्रोत आर्ग्यू करता है कि ये किसी भी एंगल से एक बैलेंस्ड डिप्लोमैटिक एक्सचेंज नहीं था, बल्कि विशुद्ध रूप से एक तरफा धन की निकासी थी। अब विदेशी मामलों से नजर हटाकर चलिए इस स्रोत के चौथे सेक्शन पर चलते हैं, परजीवी अर्थव्यवस्था। यहां हम देखेंगे कि डोमेस्टिक लेवल पर साम्राज्य के अंदर टैक्सेशन और असमानता का क्या हाल था। इतिहासकार रुखसाना इफ्तिखार के रिसर्च को साइड करते हुए आर्टिकल ये चौंकाने वाला डेटा प्रेजेंट करता है। शाहजहां के टाइम पे पूरे साम्राज्य का 62%, जी हां 62% टोटल रेवेन्यू सिर्फ 665 लोगों के पास केंद्रित था। इन 665 लोगों में राजकुमार, अमीर और उच्च अधिकारी शामिल थे। एक तरफ पूरी आबादी और दूसरी तरफ सिर्फ लगभग 650 लोग जो देश की आधे से ज्यादा वेल्थ कंट्रोल कर रहे थे। एक्सट्रीम इनइक्वालिटी का एक क्लासिक एग्जाम्पल। और ये सारा पैसा आ कहां से रहा था? ऑब्वियसली टैक्स से। इस बार चार्ट को देखिए। स्रोत बताता है कि पहले के हिंदू शासकों के समय पे कृषि कर दर लगभग 16% था, पर मुगलों के आते आते ये टैक्स रेट 30 से 50% तक पहुंच गया। आधी फसल तो सीधे स्टेट ले जा रहा था। लेखक के अनुसार इसी क्रू टैक्सेशन प्रणाली ने देश के किसानों की कमर तोड़ दी थी। अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन का हवाला देते हुए स्रोत एक और फैक्ट रखता है कि पूरा मुगल राजतंत्र नेशनल इनकम का 15 से 18% हिस्सा सिर्फ अपने ऊपर कंज्यूम कर रहा था। इस फंड से लगभग 2.2 करोड़ ऐसे लोगों का खर्च चल रहा था जो इकोनॉमी में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, जैसे दरबारी, गार्ड्स और नौकर। और यही वजह है कि आर्टिकल इस सिस्टम को पूरी तरह से पैरासिटिक या परजीवी बताता है, जहां फोकस उत्पादन से ज्यादा सिर्फ खपत पर था, जिसका सीधा असर हमें इस स्रोत के 5वें और आखिरी थीम में दिखता है, अकाल और कृषि पतन। इस भारी असमानता और बाहर जाते हुए पैसे का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर हुआ? इस डिफरेंस को सबसे शार्पली 1630 के विनाशकारी अकाल में देखा जा सकता है, जिसमें करीब 74 लाख लोगों की जान गई थी। ये टेबल ध्यान से देखिए। एक तरफ ताजमहल बन रहा है जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 4 करोड़ रुपए। मुमताज महल के पर्सनल ग्रांट के लिए 50 लाख रुपए थे। लेकिन जब देश में इतना भयानक अकाल पड़ा तो पूरे साम्राज्य के लिए फैमिन रिलीफ का टोटल अमाउंट क्या था? सिर्फ 1 लाख रुपए। ये कंपैरिजन सच में काफी परेशान करने वाला है कि रॉयल खर्चों और लोगों की बेसिक सर्वाइवल के बीच कैसा गैप था। और ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कितनी खराब थी, ये हमें एक बार फिर फ्रांसवा बर्नियर के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। उन्होंने लिखा है कि ये गरीब लोग जब अपने लालची आकाओं की मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो उनसे उनके बच्चे तक छीन लिए जाते हैं, जिन्हें गुलाम बनाकर ले जाया जाता है। ये सिर्फ एक विदेशी यात्री का अकाउंट है, पर स्रोत इसे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में पेश करता है कि शासक वर्ग ने किसानों का किस तरह निर्मम शोषण किया। एग्रीकल्चर के फेल होने की एक बड़ी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी बताई गई है। स्रोत का क्लेम है कि 350 साल के शासन में मुगलों ने भारत में शून्य एक भी नई नहर नहीं बनवाई। पर कॉन्ट्रास्ट देखिए, जब साम्राज्य अपने आखिरी वक्त में लगभग कोलैप्स हो रहा था, तब भी अवध के एक मंत्री ने इराक में हिंदिया नहर बनवाने के लिए 5 लाख रुपए भेज दिए। देश के अंदर बुनियादी ढांचे के लिए पैसा नहीं था, लेकिन बाहर डेवलपमेंट फंड की जा रही थी। तो फाइनली ये पूरा स्रोत सामग्री हमारे सामने एक बहुत बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ जाता है। इतिहास को किसी साम्राज्य की विरासत को किस पैमाने पर मापना चाहिए? क्या उसके बनवाए गए शानदार स्मारकों के वैभव से, या फिर उस साम्राज्य में रहने वाले आम लोगों की असली समृद्धि से? ये डेफिनेटली एक ऐसी ऐतिहासिक बहस है जो हमें चीजों को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है।